ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऐसे अनसर्टेन टाइम में सच्ची में पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें अनसर्टेनिटी में ही पैसे बनते हैं। जैसे आपने बोला कि सेबी का डेटा बोलता है 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि 90% लॉस कैसे करते हैं। जब मार्केट्स नीचे नीचे जा रही होती हैं, सिचुएशन ऐसी थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, तो इक्विटी के जो लोग जिनका पोर्टफोलियो वो कहते हैं बेच दो। पर एज एन ऑप्शंस ट्रेडर आप इस समय पर क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो? जब मार्केट जैसे मान लीजिए कोई अनसर्टेन न्यूज़ आ गई, उस केस में सबसे कभी भी गैप डाउन हो जाती है मार्केट, तो गैप डाउन होते फर्स्ट इंपैक्ट हमारा विक्स में आता है। इंट्राडे में अगर आपको 300-400 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है तो हम फोकस हो जाते हैं कि इंट्राडे में प्रॉफिट लो और फिर क्लोज आउट कर दो। ऐसे कोई इंडिकेटर्स होते हैं सर कि क्योंकि ऑब्वियसली वॉर हो रही तो मुझे तो नहीं पता कल स्ट्राइक हो जाएगी। क्या होता है, इंटर मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम लोग देखते हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस में एक आता है आपका, जब अनसर्टेन टाइम होती है तो इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी क्या होती है इस टाइम पे? इसका एक बड़ा सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। स्ट्राइक्स पे भी हम कुछ मतलब आप कुछ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? इस सवाल का आंसर ये है, आजकल लोग सिर्फ एक ही न्यूज़ सुन रहे होते हैं। वॉर में ये हुआ, ट्रम्प साहब ने ये कहा, मार्केट यूं गिर गई, ट्रम्प साहब ने ऐसे कहा, मार्केट खुश हो गई। तो जब ये अनसर्टन टाइम्स होते हैं तो मार्केट में लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? हम अक्सर ये स्टेटिस्टिक्स सुनते हैं कि 90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका थॉट कुछ और है। वो कहते हैं कि चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा फिर भी बना सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है इसी को डिकोड करेंगे कि अनसर्टन टाइम्स जो हम अभी देख रहे हैं, जैसे वॉर है, जैसे कुछ साल पहले कोविड आया था, उसमें आप कैसी स्ट्रैटेजीज, क्या रूल्स, क्या ट्रिक्स, क्या डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हो ताकि आप पैसा ना गवाओ। और ये जो गेस्ट हैं इनको ऐसे ही निफ्टी के निशानेबाज नहीं कहा जा सकता। ये दूसरी बार आज हमारे चैनल पे आए हैं और जब पहली बार आए थे उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज बताई, अभी भी कमेंट्स में लोगों ने लिखकर कहा है कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और उन्होंने पैसा बनाया है। तो आई थिंक आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो बताने वाले हैं जब ऐसी थोड़ी अनसर्टन सिचुएशन होती है और हमें दिख रहा है कि ये सिचुएशन थोड़े समय तक अभी रहेगी, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप पैसा ना लूज करें। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट नितिन मुरारका जी से। थैंक यू नितिन सर, आप आए शो पे। पहले तो मुझे बताइए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऐसे अनसर्टेन टाइम में सच्ची में पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें अनसर्टेनिटी में ही पैसे बनते हैं। अच्छा। क्योंकि जब सब कुछ अनसर्टेन है, मार्केट गिर रही है, तो पोर्टफोलियो रेड हो जाते हैं। बट ऑप्शन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप, अगर रेड हो रही है मार्केट, तो आप पुट ऑप्शन खरीद के बड़ा पैसा बना सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन खरीद के आप बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर सिचुएशन में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बट उसके कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन है, कुछ चार्ट्स इंटरप्रिटेशन है, वो आपको समझना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सेबी का डेटा बोलता है 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि 90% लॉस कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अगर फोकस्ड होकर के काम करें तो हर मार्केट सिचुएशन में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो अक्सर क्या होता है जब मार्केट्स नीचे नीचे जा रही होती हैं, सिचुएशन ऐसी थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, तो इक्विटी के जो लोग जिनका पोर्टफोलियो वो कहते हैं बेच दो, निकल जाते हैं मार्केट से, अब पता नहीं कब भी होगा क्या होगा। पर एज एन ऑप्शंस ट्रेडर आप इस समय पर क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो जब आप देख रहे हो कि अब शायद मार्केट अनसर्टेन है, तो आप कैसे फूक फूक के कदम लेते हो? व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी डे वाइज? देखिए, जब मार्केट जैसे मान लीजिए कोई अनसर्टेन न्यूज़ आ गई, उस केस में सबसे कभी भी गैप डाउन हो जाती है मार्केट, तो गैप डाउन होते फर्स्ट इंपैक्ट हमारा विक्स में आता है। Right. विक्स जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। विक्स का बढ़ने का मतलब हो गया कि मार्केट की रेंज एक्सपैंड होने वाली है। क्योंकि विक्स ये बताता है कि मार्केट में और वोलेटिलिटी बढ़ रही है, फियर फैक्टर बढ़ रहा है। जैसे रेंज एक्सपैंड होगी वैसे ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, क्योंकि अगर बड़ी रेंज होगी तो ऑप्शन बायर बड़ा प्रॉफिट बना पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखते हैं, दूसरा विक्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, VIX विक्स को, कि विक्स का मूवमेंट कैसे है। अगर विक्स बढ़ती जा रही है इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड लेने वाला है। और फिर इंट्राडे में जो डेटा हो गया, जैसे हम लोग VWAP का डेटा देखते हैं, पुट कॉल रेशियो का डेटा देखते हैं, उनके बेसिस पे जो हमारे
प्लान्स होते हैं उसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। बट ऐसे सिचुएशन में हम जनरली ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के कारण मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन्स होते हैं। तो हम लोग फोकस्ड हो जाते हैं कि इंट्राडे में करें, क्योंकि इंट्राडे में अगर आपको 300-400 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है, जो सर्टेन टाइम जब सब कुछ ठीक था तो पूरे वीक में उतना मूवमेंट मिलती थी, तो जब हमें उतनी मूवमेंट एक दिन में मिल रही है तो हम फोकस हो जाते हैं कि इंट्राडे में प्रॉफिट लो और फिर क्लोज आउट कर दो। तो ये कुछ चेंजेस करते हैं। फिर हम अपने स्टॉप लॉस पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि जब विक्स बड़ी होगी तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम कर देते हैं। मैं आपसे थोड़ा स्टॉप लॉस और इसका ना डिटेल में भी पूछूंगी जी। पर आप मुझे बताना कि क्या हमें आप दिखा सकते हो कि विक्स इंडेक्स जब फरवरी में वॉर सिचुएशन हुई थी तब कैसे इंडेक्स था, और उससे पहले या अभी का आप दिखा सकते हो डिफरेंस इन इंडेक्स कैसे है, तो समझ आ सकता है कि आपने जैसे कहा कि ट्रेड कैसे करना है उस टाइम पे और इस टाइम पे विज़ावी कैसे ट्रेड हो सकता है। देखिए ये विक्स का ग्राफ है, और अगर आप विक्स को देखेंगे तो अभी करीब विक्स हमारी चल रही है 17 के आसपास। ओके। और ये जो वार चालू हुई थी ये फरवरी मिड के आसपास की वार चालू हुई थी, और उस समय विक्स अगर आप देखिएगा तो ये विक्स उस समय ट्रेड हो रही थी करीब 12-13 के आसपास, 12। तो ये विक्स में देखिए स्पाइक एक लगी, और विक्स धीरे धीरे करीब 11-12 से विक्स में ऊपर मूव करती गई विक्स, और उस समय मार्केट भी थी करीब 26,000। तो विक्स नॉर्मली अगर ऊपर हो रही है तो मार्केट के साथ उसका नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी विक्स ऊपर जाएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आती है, और विक्स अगर नीचे जा रही है तो मार्केट ऊपर जाती है, और ये चीज़ इंट्राडे में भी होता है। तो नॉर्मली अगर किसी दिन इंट्राडे में विक्स डाउन है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपसाइड प्ले करते हैं, तो ये एक और लर्निंग है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि कोविड जब ये लड़ाई चालू हुई थी यूएस और ईरान की, तो उस समय फरवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि विक्स करीब 11-12 के आसपास थी। तो अगर बिलो 15 है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट एकदम नॉर्मल है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अच्छा। उसके पीछे भी रीज़न है कि निफ्टी का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन 13.5 के आसपास है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब मार्केट कितना मूव करेगी पूरे साल में, तो एवरेज 12, 13, 14, 15 इतनी विक्स होती है। अगर 15 से ऊपर निकल रही है तो वो फिर अनसर्टेन सिचुएशन की तरफ मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही 15 से ऊपर जाती है तो हम लोग ऑप्शन बायर को ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है और अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो फिर हम लोग अपनी पोजीशंस को हेज कर लेते हैं या फिर हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो जैसे अगर आप कह रहे हो 17 है, हाँ, which means that it अनसर्टेन है, तो अभी 17 एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है अच्छा कि मार्केट फरवरी में ये विक्स थी 12-13, वहाँ से गई 29। ओह ठीक अच्छा। है, अब 29 से ये 17 आ गई, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी विक्स टॉप आउट हो चुका है। तो अभी हम लोग पूरा बॉटम आउट फॉर्मेशन में है, तो ये एक और पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए कि मार्केट में अब ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है। तो ये डेटा विक्स का इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जब भी जैसे कोई अनसर्टेनिटी इन द सेंस इवेंट होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से कोई वॉर हुई, थोड़े इंस्टेंसेस ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कोविड है, पार्लियामेंट कोई अटैक हुआ, कारगिल वॉर हुई हाँ, इससे पहले, फिर कोविड हुआ, फिर हमारे आई डोंट नो बालाकोट स्ट्राइक्स या वो उरी वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कोविड आया, फिर अब ये आया। तो कोई पैटर्न है जिसको हम आइडेंटिफाई करके हमें समझ आ सके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये आते रहेंगे और अनसर्टेन टाइम्स ये आती है। इसमें देखिए 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। एक तो इन्वेस्टर हो गया बेसिकली, तो इन्वेस्टर को तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप लास्ट 10-15 सालों में देखिएगा कि जो भी कुछ नेगेटिव इवेंट आए हैं मार्केट में एक इमीडिएट पैनिक रिएक्शन आता है, बट उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। चाहे कोविड हो, चाहे कारगिल वार आप देख लो, चाहे इंडिया पाकिस्तान के टेंशन या चाइना, जो भी कभी भी हुआ तो मार्केट अभी नए हाइस की तरफ चली जाती है। तो इन्वेस्टर को तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स में ले पाऊँ। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स ऑप्शन में भी 2 तरीके के होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। राइट। ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि वो प्रीमियम दे रहा है उतना ही रिस्क है उसका। तो ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, बट जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए अनसर्टेन टाइम बहुत रिस्की होती है, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली जैसे हम लोग अगर ऑप्शन सेलर्स को तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप कभी भी ओवरनाइट नेकेड ऑप्शन सेलिंग मत करो। ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप उसको क्रेडिट स्प्रेड्स में कन्वर्ट कर दो, या आउट ऑफ मनी आप जाकर के पुट ऑप्शन ले लो अगर आपने पुट बेची है, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स कभी भी आ सकती है, किसी को पता नहीं है। तो हेजिंग जरूर करनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन बायर हैं
तो ऑप्शन बायर है तो उस केस में हम ओवरनाइट अगर कैरी कर रहे हैं तो उस केस में भी हेजिंग करके कैरी करें तो बेहतर है। तो जनरली जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो लॉस तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि आप लॉस से बच सकते हो, बट उस लॉस को फटाफट बुक करके रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी गैप डाउन होगी तो बायर को भी लॉस लगेगा, सेलर को भी लॉस लगेगा और इन्वेस्टर को भी लॉस लगेगा, जो पार्ट ऑफ द गेम है, बट उसको रिपेयर करके फिर नेक्स्ट स्टेप करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई इंडिकेटर्स होते हैं सर कि क्योंकि ऑब्वियसली वॉर हो रही है तो मुझे तो नहीं पता कल स्ट्राइक हो जाएगी या मुझे नहीं पता कि कल हाँ कोविड का लॉकडाउन हो रहा था शब लेट्स से, तो कोई इंडिकेटर्स पहले ही पता चल जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ में हवा तो उड़ रही होती है। क्या होता है, इंटर मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम लोग देखते हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस में एक आता है आपका क्रूड ऑयल। अच्छा, अब फरवरी में हमारे यहाँ यूएस और ईरान की टेंशन चालू हुई, बट आप क्रूड को देखिएगा तो वो जनवरी से बढ़ना चालू हो गया था। ठीक है। दूसरा, गोल्ड एंड सिल्वर पे इम्पैक्ट आने लग जाता है क्योंकि जो ट्रेजरीज होती है वो अनसर्टेन टाइम्स के लिए गोल्ड को एकोमुलेट करने लगती है। तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल ही गोल्ड में बहुत तेजी आ गई थी, गोल्ड और सिल्वर में। तो हाँ, चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व बढ़ाए, तो कुछ अनसर्टेनिटीज वहाँ से कैच होती है। तो इंटर मार्केट एनालिसिस एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इक्विटी में इम्पैक्ट सबसे लास्ट में आता है। फिर नॉर्मली जैसे डॉलर इंडेक्स है तो हम लोग डॉलर इंडेक्स भी ट्रैक करते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स क्या है, वो किंग है सारे जितने भी करेंसीज का है। ठीक है। तो बाकी करेंसीज अगर डेप्रिसिएट कर रही है, जैसे इंडियन करेंसीज आप देखिए, जो रुपी डॉलर है वो करीब 88-89 से वो 95 के आसपास अभी आ गया। तो जब ये यूएस और ईरान की टेंशन चालू हुई थी तो 92 के आसपास था, बट उसके पहले वो फिर भी डेप्रिसिएट होता आ रहा था। तो अगर हमें अर्ली कैच करना है तो हमें इंटर मार्केट एनालिसिस में जाना होगा, और जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड सिल्वर, डॉलर इंडेक्स, ये 4 फैक्टर देखने होंगे। अगर आप और इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो थोड़ा बॉन्ड यील्ड देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेट में पैसा मूव कर रहा है, इक्विटी से पैसा निकल सकता है। तो ये सब फैक्टर्स देख करके आप अर्ली कैच आउट कर सकते हैं। सर, जैसे आपकी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसके तो बहुत बातें होती हैं एंड काफ़ी लोग उसमें ज्वाइन भी करते हैं। हमारे खुद चैनल से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था आपकी टेलीग्राम कम्युनिटी। तो जब आप जैसे ये इंडिकेटर्स की बात कर रहे हो या आप कोई क्यूज़ देते होगे उसमें, तो ये इंडिकेटर्स आप उसमें बताते हो, आप किस तरह के क्यूज़ देते हो? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी आपकी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहा है एंड पुटिंग इन मनी देयर आल्सो, तो उसको उसका भी रिटर्न वैल्यू मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट, और पिछले 20 सालों से मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ निफ्टी ऑप्शंस में है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसका क्या लॉजिक है वो हम अपने कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं कि हम ये ट्रेड ले रहे हैं, इसके पीछे ये रीज़न है, ये डेटा है, ये मेरा टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, और हम इतने पीरियड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारा इंट्राडे होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो मेंबर ट्रेड कर रहे हैं उनको ये समझ में आ जाती है कि किस लॉजिक से ये ट्रेड ले रहे हैं, तो उनकी लर्निंग हो गई। थर्ड, लाइव मार्केट रनिंग मार्केट में हम सारा काम करते हैं। पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप लाइव मार्केट में लाइव कैपिटल पे लाइव काम कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपकी इमोशन और हर कुछ वहाँ पे अटैच्ड है, तो आप की लर्निंग भी होती है। अगर सही होता है तो आपको समझ में आता है कि ये रीज़न से मैंने ट्रेड लिया, तो अगले दिन फिर वो मौका मिलेगा तो हम फिर ट्रेड करेंगे। कोई एग्जांपल भी आप दिखा सकते हो मुझे? आप दिखाता हूँ। और फिर लाइव मार्केट में जो डेटा, जैसे मैंने न्यूज़ की बात करी कि भाई बॉन्ड यील्ड हमें देखना चाहिए, हमें वर्ल्ड मार्केट देखना चाहिए, हमें न्यूज़ फ्लो, हमें क्रूड का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सब सारी न्यूज़ हम लाइव मार्केट में पोस्ट करते रहते हैं ताकि यूज़र को ये भी समझ में आ जाए कि क्या इंटरप्रिटेशन है और क्या ओवरऑल आउटलुक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2026 की हम लोग बात करें तो 2026 में कई लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, करेक्ट। 2026 में आप देखिएगा तो क्रूड जो है वो अभी एवरेज 110-109 के आसपास है। वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रहेगा, क्योंकि अगर क्रूड ऊपर है तो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में इन्फ्लेशन रहेगा। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो 2026 में इक्विटी मार्केट से हम बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट के तरफ थोड़ा अपटिक रहेगी, बॉन्ड यील्ड ऊपर रहेगी, और गोल्ड एंड सिल्वर इनमें अट्रैक्शन रहेगा, तो इक्विटी थोड़ी नीचे रहेगी अगर हम इंटर मार्केट को एनालिसिस करें। तो ये सब सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में मेंटरशिप यानी अपने कम्युनिटी वालों को सिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे होगा, ताकि आप उसको सीख पाओ। पर क्या होता है ना सर, जब मैं कम्युनिटी या ज्वाइन करती हूँ तो मैं इसलिए ज्वाइन करती हूँ कि नितिन सर जो बोलेंगे मैंने बस वही करना है, क्योंकि मैं आई डोंट नो इफ आई अंडरस्टैंड इतनी चीज़ें जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो एज अ ट्रू लर्नर।
अगर मैं आपको एक बार बताऊंगा तो आप नहीं सीखेंगे, बट आपको मैं हर दिन लाइव मार्केट में हर दिन उसको एक्सप्लेन करके उसके ऊपर ट्रेड लेके और फिर आप लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी कि अच्छा ये ऐसा है। तो बेसिकली हम लोग का ऑब्जेक्टिव पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट नहीं है, जो करना है सब लाइव मार्केट में करना है और लाइव मार्केट में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे आपने पूछा कैसे करते हैं, तो मैं आपको कुछ डेटा जैसे आज का ही दिखाता हूँ ये टेलीग्राम चैनल में, और इसके ऊपर हम लोग आज मैं एक पोल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब इस पोल में ये लिखा आ रहा है कि आज हम लोगों ने कुल मिला के 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड पुट ऑप्शन में लिए। ठीक है। और तीनों में से कितने लोगों ने एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, कितनों में 2 में बुक किया और कितनों में 3 में प्रॉफिट बुक किया और कितनों ने ट्रेड मिस कर दिया। तो ये वोट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब 2144 यानी 2144 लोगों ने वोट किया है। इसमें से 194 मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि मैंने तीनों ट्रेड किया, तीनों में मुझे प्रॉफिट हो गया। 148 मेंबर्स बोल रहे हैं कि मैंने 2 ही ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट हुआ। और करीब 420 मेंबर्स बोल रहे हैं कि मैंने एक ही ट्रेड लिया बट मुझे प्रॉफिट हुआ। तो बट ये है कि सबको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट। अब रीजंस, अब जैसे आपने पूछा कि ये देखिए, मैं आप देख सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट्स, रीजन, डेटा, प्रॉपर पोलिंग, हर ट्रेड के बाद हम लोग वोटिंग करते हैं कि ये ट्रेड लिया, ये लॉजिक था, आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, करेक्ट। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये पूरा कम्युनिटी चैनल में हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिक्स, किस रीजंस पे ट्रेड ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक अभी मैं डेटा दिखाता हूँ, आज 8 मई का ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 8 मई का डेटा में आप देख सकते हैं कि कॉल में 60% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और पुट्स में 39% का ओपन इंटरेस्ट है। ये डेटा हम लोगों ने अपने कम्युनिटी में डाला और लोगों को ये बताया कि देखो ये स्क्रीनशॉट है, कॉल में आपको 60% दिख रही है, पुट में 39 है, यानी कॉल बहुत हेवी है। अगर कॉल हेवी है तो हमें पुट ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन नहीं लेना है। और उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइम्स पुट ऑप्शन में ट्रेड किया और हर बार प्रॉफिट बनाया। तो इस तरीके से लाइव हम लोग कम्युनिटी में बेसिकली डेटा देते हैं, लॉजिक्स देते हैं, न्यूज़ फ्लो जो चल रही है वो सारा का सारा इंटरप्रिटेशन मिलता है। एक चीज़ और है कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग एज अ रिसर्च हाउस, हमारे पास ब्लूमबर्ग भी हैं जिसकी कॉस्टिंग करीब 2 लाख रुपये महीने की आती है। राइट। हमारे पास रॉयटर्स भी हैं जिसकी कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपीज़ मंथली आती है सॉफ्टवेयर्स की। तो उसके अंदर बहुत वेराइटीज़ ऑफ डेटा आते हैं जो एक रिटेल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, उसका इंटरप्रिटेशन बना के अपने कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं, ताकि आप सभी के पास जो वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है जो हर आदमी सब्सक्राइब नहीं कर सकता, उसका आउटपुट आपके पास चले जाए। तो ये फ़ायदे होते हैं जब आप कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं। और एनीवेज मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा आपके अपने टूल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेट्रिक्स हैं जो बिल्कुल, बंदा देख सकता है अगर वो उसको ये ले जो तो। इसमें हम लोग पोस्टिंग करते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, कॉल हैवी है, पुट हैवी है, वो सारा का सारा ऑटो टेंडर के अंदर से है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। सेंसेक्स आज के दिन में बहुत लिक्विड है। अभी तो एक पेपर में 2-3 दिन पहले ही आया था कि सेंसेक्स का वॉल्यूम निफ्टी के वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया। अच्छा। ठीक है। और ये एक मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट था कि ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब सेंसेक्स की लाइफ अभी केवल 1.5-2 साल की हुई है मुश्किल से, और सेंसेक्स का वॉल्यूम निफ्टी से ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ है। इसका मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे जो ऑटो टेंडर प्रोडक्ट है उसके अंदर सेंसेक्स का पूरा डेटा आता है। आप सेंसेक्स का पीसीआर, सेंसेक्स में कॉल हैवी है या पुट हैवी है, सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सारा कुछ आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओह ग्रेट। तो कमिंग बैक टू, जैसे अभी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग अराउंड ये सोचे थे अनसर्टेन टाइम्स, तो इस टाइम क्या ऑप्शंस प्रीमियम ज़्यादा हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम? विक्स जब इंक्रीज होगी तो ऑप्शन प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाते हैं, क्योंकि फियर फैक्टर होगा तो ऑप्शन एक्सपैंड करेंगे। ये जस्ट फैक्टर हो गया कि इंश्योरेंस क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज कर देती है प्रीमियम्स। तो सेम उसी तरीके से ऑप्शंस में भी होता है। तो सेलर को ज़्यादा फायदा होता है? दोनों के पॉइंट। सेलर क्या है, जब फियर होगा तो सेलर ज़्यादा प्राइस कोट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं मार्केट की दर भी जा सकती है, तो वो अपनी रेंज इंक्रीज कर देता है, तो बायर को एक्सपेंसिव प्रीमियम्स मिलते हैं। ऑप्शन के प्राइसिंग को कैलकुलेट करने में विक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टाइम वैल्यू टू डिके, यानी कितना डिके बाकी है, अंडरलाइंग का क्या प्राइस चल रहा है, और एक फैक्टर होता है विक्स यानी वॉलिटिलिटी। अगर विक्स ज़्यादा होगी तो प्रीमियम्स अपने आप इंक्रीज कर जाते हैं।
तो ऐसी क्या, अगर मैं पूछूं आपसे, 3 मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, चाहे उनको शायद नॉलेज हो या ना हो, फिर भी वो ये 3 मिस्टेक्स करते हैं जिससे इट लीड्स टू अ लॉस? देखिए, ये मिस्टेक मेरे से भी कई बार होती है और अब तो खैर मैंने बंद कर दी है 4-5 सालों से। बट जब मैं स्टार्टिंग में था तो बहुत मिस्टेक होती थी ओपनिंग पे ट्रेड करना, क्योंकि जब अनसर्टेन टाइम है तो क्या होता है, आप रात में गिफ्ट निफ्टी आपने देख ली, आपने न्यूज़ फ्लो देख लिया, तो माइंड, एक इमोशनल माइंड आपका बन जाता है कि मार्केट तो कल गई, ठीक है। अब जैसे ही खुलती है लोग उसी समय पुट ऑप्शन लेते हैं ओपनिंग कैंडल पे ही, जो मार्केट में लोगों को ट्रैप कर देती है। तो हमें ट्रेडिंग सोच समझ के करना चाहिए, न कि इमोशन पे करना चाहिए। मार्केट खुलने के बाद आपको कम से कम 1-2 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जो मार्केट कल से 25,000 थी और अनसर्टेन टाइम्स में अगर वो 24,500 खुली, तो इसका मतलब आपको उस समय जंप करके नहीं करना है, क्योंकि वो 10 माले से ऑलरेडी 5 माले तक आ चुकी है। तो वहाँ पे ओपनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, एक मिस्टेक ये। दूसरी, जब अनसर्टेन टाइम हो तो आपको क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए, यानी विक्स अगर बढ़ गई तो इसका मतलब ये सिग्नल है कि मुझे अपने लॉट साइज़ कम करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मार्केट में सस्टेन करना है, न कि प्रॉफिट बनाना है। अगर हम सस्टेन कर गए तो हम आगे कमा लेंगे। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगती है कि अनसर्टेन टाइम्स में हमें ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। अब रात में ट्रंप का क्या अनाउंसमेंट आ जाएगा ये मुझे पता नहीं, क्रूड में क्या हो जाएगा, किधर क्या डेवलपमेंट होगी। तो अनसर्टेन टाइम्स में खास तौर से हमें ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मुझे इंट्राडे में 300-400 पॉइंट मूवमेंट मिल रही है तो जो मिले इंट्राडे में वो पॉकेट में लीजिए, अगले दिन फिर देखा जाएगा। तो जब आप, जैसे आप कह रहे हो, ये जब विक्स हाई होता है तो क्या कोई स्ट्रैटेजीज हैं? जैसे लोग बहुत स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं, स्ट्रैगल हो गया, ये हो गया, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है पर्सनल, आपकी फेवरेट तो पता नहीं, बट पर्सनली आप यूज़ करते हो, जो ऐसे टाइम में काम आती हैं ज़्यादा? देखिए, मैं ज़्यादा जब अनसर्टेनिटी होती है तो मैं मोस्टली इंट्राडे करता हूँ, ठीक है। और इंट्राडे में भी मेरा जो ट्रेडिंग पीरियड है वो 11 से 3 के बीच में है। तो 11 बजे से 3 बजे के विंडो में जो भी ट्रेड लिया वो हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसे टाइम में बेटर स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर आप मान लो ओवरनाइट कर रहे हैं तो बुल स्प्रेड्स, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बुल स्प्रेड्स जिसे बोलते हैं, यानी एक कॉल लेके एक कॉल बेच दिया, या अगर लग रही है कि नीचे जाएगी तो उस केस में बियर स्प्रेड्स हम लोग करते हैं कि अगर नीचे जाएगी तो चलो एक पुट लेके एक पुट बेच दी, तो ये बेस्ट होती है। सेकंड ऑप्शन, मान लीजिए आप सेलर हो, आप बायर नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन जब अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे ज़्यादा परेशान सेलर होता है, बायर परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसको लिमिटेड रिस्क होता है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसका अनलिमिटेड रिस्क होता है और उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो वो ज़्यादा परेशान होता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए बेटर होता है क्रेडिट स्प्रेड्स, यानी कि आप नज़दीक की पुट बेच देते हैं और दूर की पुट से हेज कर लेते हैं, और उस केस में कॉल में क्रेडिट स्प्रेड बनाना बेहतर होता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है तो नीचे जा सकती है। तो वो तो नॉर्मली अनसर्टेन टाइम्स में हम लोग जब ट्रेड करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड्स और क्रेडिट स्प्रेड्स, ये स्ट्रेटजी बेहतर है। बट एज माय फेवरेट जो मैं लाइव मार्केट में करता हूँ वो नेकेड ऑप्शंस करता हूँ, यानी कॉल लिया, पुट लिया, और जो पैसे मिले इंट्राडे में उसको क्लोज आउट कर दिया। तो अभी जैसे पहले जब आपसे मैंने कुछ पूछा था कि लोग पैसा बना सकते हैं कि नहीं, तो उसमें आपने स्टॉप लॉस की बात की। जब नॉर्मल मार्केट्स चल रही होती हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी अलग होती है, पर जब अनसर्टेन टाइम होती है तो आई थिंक गैप अप गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा वेरीड हो जाते हैं, वास्ट हो जाते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी क्या होती है इस टाइम पे? इसका एक बड़ा सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, विक्स से डिराइव होता है। अगर विक्स आपकी 10 से 15 के बीच में, इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। विक्स 10 से 15 जो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से 15 होती है। भाई अनसर्टेन साल में कितना दिन चलेगा, 3 महीने, और जब तक ट्रंप है थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, बट जनरली पूरे साल में 2-3 महीने से ज़्यादा अनसर्टेन नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द पीरियड 10 से 15 के बीच में विक्स होती है। दूसरी बैंड हो गई 15 से 20, और तीसरी बैंड हो गई 20 से 25 के बीच में। अगर आपकी 10 से 15 के बीच में है तो उस केस में मैक्सिमम जो ऑप्शन हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं वो 12-15-20% के आसपास का ऑप्शन में प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो गई, मान लीजिए अगर वो चली गई से 15 से 20 की रेंज में, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस वाइड करना पड़ता है। उस केस में आपका 30% ऑफ द प्रीमियम का स्टॉप लॉस होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी साइज रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि
अगर हम सेम क्वांटिटी रखेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो मुझे लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं। अगर मान लीजिए 20 से ऊपर चली गई, 25 चली गई, तो उस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस और बड़ा हो जाता है, क्योंकि 25 होने का मतलब स्विंग्स बहुत बड़े होंगे, तो आप छोटे स्टॉप लॉस पे कभी भी आपका स्क्वायर ऑफ हो सकती है पोजीशन, तो फिर उसमें और हमें स्टॉप लॉस कम करना होता है। फाइनली जब 25 से ऊपर विक्स चली जाती है तो फिर हम ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि 25 से ऊपर के बाद ऑप्शंस को संभालना इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है ऑप्शंस कि आपको रिस्क बहुत बढ़ जाता है। उस समय हम नेकेड ऑप्शंस नहीं करते हैं, करना भी है तो हेजिंग करते हैं, या फिर ऑप्शन मान लीजिए मैं अगर 10 लॉट कर रहा हूँ तो अगर 25 से ऊपर विक्स है तो एक दो लॉट में काम करेंगे। बट अगर मान लीजिए 10 से 15 के बीच में विक्स है तो आप आराम से 10 लॉट कर रहे हैं तो कीजिए। अगर मान लीजिए 20 से ऊपर चली गई तो आप आधी कर दीजिए पोजीशन, 25 से ऊपर चली गई तो 2-4 कीजिए, और 30 से ऊपर चली गई तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत एक्सपेंसिव उस समय प्रीमियम्स है। तो ये बड़ा सिंपल रूल है जो फॉलो करना चाहिए। पर सर हर रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट हमें तो हर रोज़ करना होता है, करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी में जैसे 8000 मेंबर्स हैं, तो अब उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ ना कुछ ट्रेड हमें मिलेंगे। तो ये हम लोग के लिए एक चैलेंज भी होता है कि हर दिन उन्हें कुछ ना कुछ ट्रेड ढूंढ के देना है। बट प्रैक्टिकली हर रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन उतनी अच्छी मिलेगी। पर अच्छा, थोड़ा एक्सपायरी की बात करते हैं। वॉर के टाइम पे कोई ऐसा है दैट कोई एक्सपायरी हम प्रेफर करते हैं कि वीकली हमें कुछ करना चाहिए या मंथली देखना चाहिए? अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे यहाँ पे, बट वीकली मंथली ऐसा बहुत कुछ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए क्या होता है, एक्सपायरी बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, बहुत डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी में मूवमेंट भी बहुत वाइल्ड आते हैं, और कई बार एक्सपायरी में एकदम साइडवेज हो जाती है, टाइम डिके हो जाता है। तो एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली अगर अनसर्टेन टाइम है तो प्रीमियम एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि विक्स ऊपर ही होगी, राइट। तो आपका रिस्क ऑफ डिके बहुत ज़्यादा होगा। तो एक इसमें मेरी स्टडी ये रही कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है तो एक्सपायरी कूल होती है, यानी कि साइडवेज होती है। अच्छा। और जब विक्स 10 से 15 के बीच में होती है तो एक्सपायरी डेंजरस होती है। आप ये बैक टेस्ट कीजिएगा, जब 10 से 15 के बीच में विक्स होगी तो एक्सपायरी वाले दिन वाइल्ड मूवमेंट आएगी, और जब विक्स 20-25 होगी तो एक्सपायरी बहुत ज़्यादा कूल डाउन होगी, क्योंकि प्रीमियम्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो उस दिन प्रीमियम पूरे डिके हो जाते हैं और ऑप्शन सेलर सारे प्रीमियम खा जाता है। तो आप Correct? ये प्रोपोर्शनेटली इन्वर्स चलते हैं? इन्वर्स चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर है कि एक्सपायरी वाले दिन जब अनसर्टेन टाइम है तो हमें करंट वीक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें नेक्स्ट वीक या मंथली करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर अनसर्टेन टाइम है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। इसलिए आप अनसर्टेन नेक्स्ट वीक कीजिएगा तो आपका रिस्क कम होगा। गॉट इट। और जैसे स्ट्राइक्स, जैसे एटीएम हो गया या ओटीएम हो गया, ऐसे स्ट्राइक्स पे भी हम कुछ, मतलब आप कुछ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? हाँ, देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जब करते हैं। अनसर्टेन टाइम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी ये सबको दिक्कत होती है कि स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे हम करें जब अनसर्टेन टाइम है। ट्रू। ये इस सवाल का आंसर ये है कि अगर विक्स से में 15 है, ये विक्स पे डिपेंडेंट है, तो एट द मनी, जो भी मार्केट की एट द मनी है, उससे मैक्सिमम 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे तक ही हम ट्रेड लेते हैं। आप ऐसे याद रखो कि अगर विक्स 15 या उससे नीचे है तो मैक्सिमम अगर 24,000 की मार्केट है तो 24,150 और 24,850 के स्ट्राइक में ही ट्रेड करना है। अब मान लीजिए विक्स 15 से ऊपर विक्स 20 के बीच में चली गई, तो 15 से ऊपर 20 के रेंज में चली गई तो 200 पॉइंट में ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी एट द मनी से 200 पॉइंट ऊपर, यानी हम रेंज को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि रेंज मार्केट की एक्सपैंड होने वाली है। अब मान लीजिए 20 से 25 वाली रेंज आ गई तो फिर हम 250 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, और 25 से ऊपर चली गई तो हम 300 पॉइंट वाली रेंज पकड़ लेते हैं। तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आपको विक्स को बिल्कुल देखना चाहिए कि विक्स कहाँ पे ट्रेड हो रही है। जैसे अभी विक्स ट्रेड हो रही है 17, तो इस केस में हम मैक्सिमम 150 पॉइंट और 200, उससे आउट ऑफ मनी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर उससे आउट ऑफ मनी जाएंगे तो वो मेरे पूरे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। सर आपने मेरे हर क्वेश्चन को विक्स से जोड़ा अभी। तो लोग विक्स देखते हैं इतना? मैं पहली बार सुन रही हूँ। 90% लूजर हैं। मैं बोलता हूँ 95% विक्स नहीं देखते हैं। एग्जैक्टली, मतलब मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ कि आपने हर क्वेश्चन में विक्स को लिंक किया मैं है। बिना विक्स देखे ट्रेड लेता ही नहीं। Got it. अगर ऑप्शन मार्केट में 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ 99% लोग विक्स नहीं देखते, स्पेशली रिटेल।
इंस्टीट्यूशंस देखती होगी, प्रोप्राइटरी फंड्स देखते होंगे, बट रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से 99% विक्स नहीं देखते। और विक्स जरूर देखना चाहिए आपको, 100% देखना चाहिए। और विक्स इंट्राडे में भी बहुत उतनी ही काम करती है। अगर विक्स ऊपर बढ़ रही है तो मोस्ट लाइकली इंट्राडे में भी मार्केट नीचे आ जाती है। सर, जो अभी आपने जैसे बताया कि कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है, क्या हम वो टूल से भी देख सकते हैं कि हमें दिख जाएगा कि? नहीं, उसमें तो विक्स का सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि विक्स इस रेंज में है तो आपको ये वाली स्ट्राइक लेनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सपायरी वाले दिन फिर अगले वीक में आपको जाना है। करंट वीक में 150 पॉइंट पे आप कीजिएगा तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन फिर अगले वीक की ये कैलकुलेशन चलेगी। तो सर, अभी आपने जैसे बताया कि स्ट्राइक चूज करने के लिए विक्स को आपने देखा एंड अकॉर्डिंगली +150 -150 ऐसे जो हम करते हैं, पर क्या जैसे अगर कोई आपके ऑटो ट्रेडर टूल भी यूज़ कर रहा है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि लोग उनको पता ही नहीं कि टूल में क्या क्या देख सकते हैं, तो क्या उसमें भी स्ट्राइक सिलेक्शन का उनको कोई ऐसा पैरामीटर दिखता है कि उनको उसमें समझ आ जाता है कि कौन से स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करनी है? देखिए, स्ट्राइक सिलेक्शन तो बेसिकली विक्स पे करना है, ठीक है, क्योंकि विक्स के जो विक्स का है आपने कि जो parameters रेंज है बताए, उसके हिसाब से हाँ, करना है। ठीक है। बट ऑटो ट्रेडर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो स्ट्राइक है उसकी क्या आईवी चल रही है, क्योंकि हर स्ट्राइक की अलग अलग आईवी होती है। Okay. यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्रीक्स पे क्लिक किया तो हर स्ट्राइक्स की एक आईवी होती है। अब जैसे मान लीजिए 24,300 है तो इसका वेगा भी दिख रहा है, इसका देखिए आपको आईवी भी दिख रही है। तो आईवी है 14 के आसपास आईवी चल रही है। अब कई बार क्या होता है, आईवी कॉल एंड पुट दोनों की अलग अलग आईवी होती है। जैसे मान लीजिए 24,300 की स्ट्राइक है, कॉल की आईवी और पुट की आईवी, क्योंकि दो इंस्ट्रूमेंट है दोनों की अलग होगी। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि अगर सपोज कॉल की आईवी है से 14.5 और पुट की आईवी है 15.5, तो आईवी पुट में ज़्यादा है, तो जिसमें आईवी ज़्यादा है उसमें डिमांड ज़्यादा है। ओके, करेक्ट। यानी कि कॉल में अगर आईवी कम है, पुट में आईवी ज़्यादा है, तो मेरा फोकस पुट की तरफ होगा, क्योंकि पुट में डिमांड ज़्यादा है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है जो आप हमारे टूल में जाकर के लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि अच्छा इसमें आईवी कम है इस स्ट्राइक में, इस आईवी में ज़्यादा है, तो मुझे पुट की तरफ ट्रेड करूंगा तो मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल एंड विनिंग सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको वहाँ से विनिंग प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम विक्स ये एक और पैरामीटर ये और पैरामीटर भी होगा और ये हमारे सॉफ्टवेयर में लाइव दिखता है। यानी आईवी, वेगा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये ग्रीक्स होते हैं। तो थीटा ये बताता है कि एक दिन निकल गया तो आपका टाइम वैल्यू कितनी चली जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ा डेंजर होता है टाइम वैल्यू। 5 दिन की ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी होती है, एक दिन निकल गया टाइम वैल्यू टूट गई। अब कई लोगों को यही पता नहीं होता है कि मैं ये जो ऑप्शन ले रहा हूँ, अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ तो ये मेरा प्रीमियम कितना टूट जाएगा। तो जनरली ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हम थीटा वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको लाइव मार्केट में आप देख सकते हो कि अभी मेरा 10 रुपये का थीटा है, 8 रुपये का थीटा है, यानी एक दिन में मेरा ओवरनाइट अगर मैं करूँगा तो इतना मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको ऑटो ट्रेडर के अंदर ये डेटा लाइव दिखता है। ग्रेट। तो क्या ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं लिखा है वॉर टाइप सिचुएशन में, क्या हेजिंग ज़रूरी है? बिल्कुल हेजिंग ज़रूरी है। अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आप बिना हेजिंग के तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रॉफिट कमाने से इम्पॉर्टेंट है कि आपको रात में शांति की नींद भी तो आनी चाहिए ना। पर क्या सर फिर ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट ही है या आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी भी है? मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग 80% माइंडसेट का गेम है, 20% ये डेटा वेटा सब कुछ हो गए। बट अगर माइंडसेट आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को भी पैनिक में छोड़ दोगे। तो अगर आपकी हेजिंग रही तो आप कंफर्टेबल हो, आप कूल्ड माइंड हो, आप डायरेक्शन के साथ ट्रेड कर पाओगे। और अगर वही अनहेज रही तो थोड़े से लॉस में आप उस पोजीशन को काट दोगे। तो अनसर्टेन टाइम में तो ओवरनाइट हेजिंग जरूर करनी चाहिए। पर एक रिटेल इन्वेस्टर या एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर, उसके लिए ये अफोर्डेबल है hedging? बिल्कुल। आज के दिन में हेजिंग करने में एक लॉट में 50,000 का मार्जिन लगता है। आज से 4-5 साल पहले एक लॉट को हेजिंग करने में 2.5 लाख का मार्जिन लगता था। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट दिया कि आप एक कॉल लेते हो और एक कॉल बेचते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 50,000 दो और अपने आप को हेज कर लो। तो भाई आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो तो 1-2 लाख रुपए तो कैपिटल लेके चलना पड़ेगा आपको। तो रिटेल भी है तो उतना मतलब हेजिंग की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। गॉट इट। सर, आप वीवैप को भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर मानते हो? बहुत ज़्यादा। इतने सारे ऑलरेडी इंडिकेटर्स, जैसे RSI होता है, वो एक स्ट्रैटेजी हो गई, बुलिंगर बैंड्स हैं, आप फिर भी वीवैप को उनसे अलग और ऊपर ही रखते हो? देखो क्या है, RSI लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज लैगिंग है, क्योंकि प्राइस मूव होगी तो RSI बनेगी।
प्राइस मूव होगी तो मूविंग एवरेज बनेगी, प्राइस मूव होगी तो ऑसिलेटर्स बनेंगे। बट वीवैप क्या है, ये मैं इंडिकेटर इससे नहीं मानता, मैं इसे एक सेंटिमेंट्स मानता हूँ। क्या मानता हूँ, इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं वीवैप को। वीवैप का मतलब क्या होता है, वीवैप का मतलब होता है वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, डब्ल्यू फॉर वेटेड एवरेज प्राइस, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी मार्केट में जो भी वॉल्यूम हो रहा है उसका एक एवरेज प्राइस निकाल दिया तो वो वीवैप निकल गई। अब मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ, मैं 100-200 शेयर में काम करता हूँ और एक एफआईज है जो कम से कम 5,000-10,000 शेयर में काम करते हैं, तो जो 10,000 शेयर में काम कर रहे हैं उनको मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा, तो वेटेज आ गई और वॉल्यूम आ गया। तो वीवैप डिराइव होती है कि ज़्यादा बड़े लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो छोटे ट्रेडर हैं उनकी कम वैल्यू वहाँ पे दी जाती है। तो वो एक प्राइस डिराइव होता है जो मार्केट की फेयर वैल्यू बताता है कि ये आज के दिन का ये फेयर वैल्यू है, और इसे मोस्ट ऑफ द बिग इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं एंट्री करने में। सपोज़ कीजिए एक बड़ी एफआईज है जिसको 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, तो उनका ये ऑर्डर स्लाइसिंग मेथड होता है कि आप धीरे धीरे वीवैप के आसपास एक्यूमुलेट करो। अगर वो ऊपर के प्राइस पे ले लेंगे तो उनकी वो प्राइसिंग बाइंग सही नहीं होगी। तो ये वीवैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स होंगे और प्राइस को ड्राइव क्या करता है, वॉल्यूम ड्राइव करता है। प्राइस तो बाद में मूव करेगा, वॉल्यूम पहले आएगा। तो वॉल्यूम ही इम्पॉर्टेंट है मार्केट को, क्योंकि फ्यूल है मार्केट का। फ्यूल क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फ्यूल है मनी। तो अल्टीमेटली मनी विल गो इनटू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम विल गो इनटू द प्राइस। तो इस तरीके से ये पूरा है, इसलिए मैं वीवैप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर वीवैप को कैसे, मतलब उसको ये हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है आजकल। तो जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे जीरोधा हो, एसएमसी हो, स्टॉक कार्ट हो, एवरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ वीवैप। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू वगैरह में भी वीवैप मिल जाता है। तो वीवैप आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो वॉर के टाइम अगर आप वीवैप को लेट से उसको फॉलो कर रहे हो, उसको एज अ आप कह रहे हो हम उसको देखते हैं, तो उसमें वॉर के टाइम वीवैप कैसे दिखना चाहिए जब आप एंट्री लो? क्योंकि वहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट अलग सा ही वीवैप काम काम क्या होता करता है। सुबह क्या होता है, अब जब अनसर्टेन होता है ना, तो मार्केट अचानक से गैप डाउन हुई फॉर एग्जांपल, राइट। तो उस समय पुरानी पोजीशंस कटती है, क्योंकि जब गैप डाउन होगी तो पैनिक वाली पोजीशंस कटेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पैनिक पोजीशन कटती है, तो अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस होती है। तो उस समय जो ओपनिंग का वीवैप होता है वो उतना रिलायबल वीवैप नहीं होता है। जब कभी अनसर्टेन और पैनिक चल रहा है उस समय सेकेंड हाफ की वीवैप रिलायबल होगी। यानी कि 9:15 से लेके 11:15 तक आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है कि प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अगर 9:15 से लेके 11:15 तक कंटिन्यूअस प्राइस वीवैप के नीचे ही है, इसका मतलब वॉल्यूम्स जो हो रहे हैं उसके एवरेज के नीचे चल रहा है फेयर वैल्यू के, तो मोस्ट लाइकली सेकंड हाफ में मार्केट नीचे जा सकती है। और अगर मार्केट खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद से रिकवरी होने लगती है और प्राइस कंटिन्यूअसली वीवैप के ऊपर ही जा रहा है, तो इसका मतलब अब सेलिंग और ज़्यादा नहीं आएगी, मार्केट लास्ट में रिकवरी हो सकती है। तो ऐसे अनसर्टेन टाइम में नॉर्मली 9:15 से 11 बजे तक आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, और उसके बाद अगर वीवैप कंटिन्यूअस ऊपर है तो कॉल ऑप्शन, फिर साथ में पीसीआर डेटा वगैरह हम लोग देखते हैं, और अगर कंटिन्यूअस वीवैप के नीचे है तो पुट ऑप्शन। तो अभी सर हमने ना बहुत सारे जैसे अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग लेवल्स, उनके इम्पोर्टेंस की बात की, पर अगर मैं अब आपको कहूँ कि किसी को अनसर्टन टाइम में ट्रेड करना है, तो ऐसे कौन से टॉप 3 आप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताओ? टॉप 3 इंडिकेटर, हाँ, इंडिकेटर्स बताओ जो उनको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए या ऑब्जर्व करने चाहिए। मैं आपको इसे 2 तरीके से बता, एक होता है टेक्निकल इंडिकेटर, एक होते हैं सेंटिमेंटल इंडिकेटर। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें दोनों देखना जरूरी है। टेक्निकल इंडिकेटर में सिंपल आप एक यूज़ कीजिए मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की क्या, और वो भी 10 पीरियड मूविंग एवरेज। दूसरा वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और तीसरा प्राइस पैटर्न, प्राइस चार्ट्स जो बन रहे हैं वो सिंपल, वो देखना है। तो ये हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर मैं सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो, जो ऑप्शन चेन के थ्रू देखते हैं। दूसरा देखना चाहिए निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी में 60% वेटेज रखते हैं, और बाकी जो 40 स्टॉक्स हैं, यानी 40 स्टॉक्स हैं, उनकी वेटेज केवल 40% है। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो 10 स्टॉक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी,
ये पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं या नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। थर्ड फैक्टर हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी में 70% वेटेज केवल 4 सेक्टर का है। बैंकिंग का वेटेज 36%, ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस है उसका वेटेज 10%, आईटी का वेटेज 9% और ऑटो का वेटेज 6%। ये चारों मिला के हो गए 55%, 55 से 60%। अगर ये चारों सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव हैं तो निफ्टी किसी भी कंडीशन में नहीं गिर सकती। और अगर ये चारों सेक्टर ओवरऑल नेगेटिव चल रहे हैं, खासतौर से बैंकिंग, तो निफ्टी का बढ़ना मुश्किल है। तो ये सेंटिमेंट में हम टॉप 10 और ये 4 सेक्टर पे नज़र रखते हैं। फिर एक लास्ट हो गया एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यानी निफ्टी में अगर 3000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो क्या 2000 शेयर एडवांसिंग है, इसका मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो हम टेक्निकल इंडिकेटर्स और सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स इसके ऊपर फोकस करते हैं और दोनों जब मैच करती है तो ट्रेड में एंट्री करते हैं। फिर क्या आपने 6-7 बता ही दिए इंडिकेटर्स जो देख नहीं, ये बड़े सिंपल हैं एकदम सारे। ठीक है। अच्छा, जब निफ्टी अगर कंटिन्यूसली गिर रही है, स्पेशली ऐसे समय पे, तो क्या ऑप्शंस में सीरियसली पैसा बनाना पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल, ऑप्शन में मैं तो बोलता हूँ हर सिचुएशन में पैसा बनाना है। गिर रही है कि अगर नहीं, अगर गिर रही है तो पुट ऑप्शन बढ़ रही होगी ना। डेफिनेटली। अगर आपने डायरेक्शन पकड़ लिया तो 100 रुपए की पुट ऑप्शन गिरने में 200 रुपए हो जाती है। तो जब 100 की चीज़ 200 हो रही है तो पैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? पर फिर क्यों लोग कहते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है, ऐसा होता नहीं है तो ये मैं आप कम्युनिटी में आके देखो, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये बिल्कुल हो सकता है, बट राइट डायरेक्शन पकड़ने की जरूरत है। आप ये बताओ कितने व्यूअर सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स देखते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप कितने देखते हैं, सेक्टर आप कितने देखते हो, आप टॉप 10 की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप देखो गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट बना लोगे। अब 8 मई की बात है, निफ्टी के 10 स्टॉक, 10 में से 8 स्टॉक गिरे हुए थे। तो किसी भी कंडीशन में कॉल लेने का मतलब ही नहीं है। आज हम लोगों ने 4 बार पुट ऑप्शन किया और चारों बार प्रॉफिट बनाया। वो आप जाकर के कम्युनिटी में देख सकते हो, पोल भी मैंने अभी दिखाई। तो क्यों ये अगर गिर रही है मार्केट, आज मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरी है, तो गिरते मार्केट में भी पैसा बनता है ना। तो ऑप्शन में पैसा आप हर कंडीशन में बना सकते हो, ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज हो, बस आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। आपको अगर आपने सही डायरेक्शन में सही प्लानिंग के साथ ट्रेड करना सीख गए तो ऑप्शन में पैसा बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अच्छा, रियलिस्टिकली बताओ सर, क्योंकि आपने इतने इंडिकेटर्स बताए, बंदे को देखने चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा आपको अपनी लर्निंग, मतलब हर एक चीज़ पे फोकस करना। ऑब्वियसली मैं कहती हूँ जितना आप अपने काम पे समय लगाते हो उतना ही फिर आप इस पे भी लगा रहे हो। तो रियलिस्टिकली एक बंदे को कितना समय लगाना चाहिए एवरी डे, अगर वो ट्रेडर है और ट्रेडिंग करता है, टू एटलीस्ट मेक मनी इन द मार्केट? अगर क्या कोई मेंटर नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो टाइम आपका अब जैसे क्या मुझे 20 साल लग गए यहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप अगर पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको मैंने बता दिया कि ये इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ, और आप उसको 3 महीने भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। और जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उस समय इतनी नॉलेज शेयरिंग या यूट्यूब या इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। आज कंटेंट बहुत है, तो अगर आप ढंग से रियल चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, जैसे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स में मत जाओ। जो चीज़ें मैंने आज बताई पॉडकास्ट में, आप इस पे केवल 3 महीने फोकस करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, क्वालिटी एंड फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आप राइट डायरेक्शन में सही चीज़ों पे काम करोगे तो 3-6 महीने भी बहुत है। एंड एवरी डे फिर भी बंदे को 11 से वो जो पीरियड ट्रेडिंग टाइम में तो 9 से 3:30 तो आपको देखना होगा, वो तो मेन ट्रेडिंग विंडो है। अगर आप उस ट्रेडिंग विंडो में नहीं बैठोगे तो फिर ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, ऑन ऑफ नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सीरियस ट्रेडर बनना पड़ेगा, ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है, सीरियस ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे वॉर के बाद सॉर्ट ऑफ सीजफायर हुआ, हाँ, और न्यूज़ आई, तो मार्केट में थोड़ा रिवर्स एक्सप्लोजन भी हुआ, सेंटिमेंट चेंज हुआ, सब हुआ। तो ये जब बाउंस ट्रेड करना होता है तो कब एंट्री लेनी चाहिए और तब क्या एग्जिट होना चाहिए? क्योंकि अभी हाँ, मतलब वो एकदम से मार्केट उछलती है, डिफिकल्ट होता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, जब अचानक से अगर सीज फायर की न्यूज़ आती है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होती है, क्योंकि सारे लोग मंदी में बैठे होते हैं और शॉर्ट पोजीशन होती है, तो बहुत तेज कवर होती है। तो अगर लाइव मार्केट में तो कभी ऐसा न्यूज़ आता ही नहीं है कि सीज फायर हो गया, ये जनरली होता है ओवरनाइट ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर गैप अप होती है अचानक से, तो उस केस में 1000-1500 पॉइंट, अब इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था तो गैप अप ही हो गई थी। अभी ट्रंप वाले केस में भी गैप अप हुई। तो गैप अप होने के बाद फिर वहाँ पे जंप करके ट्रेड नहीं लेते हैं हम लोग वेट करते हैं।
एक तो हम लोग ये देखते हैं कि विक्स कूल डाउन हुई कि नहीं, क्योंकि अगर मार्केट गिरी थी तो विक्स ऊपर चली गई थी, तो विक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, कूल डाउन होती है। और उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट गैप खुलने के बाद वापस तो नहीं नीचे आ रही है, या हो सकता है उस दिन ट्रेड नहीं भी करते हैं, क्योंकि जब मार्केट से 1000 पॉइंट ऊपर है तो उस समय एंट्री करना सही नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि सीज फायर की न्यूज़ कभी भी आती है किसी भी सिचुएशन में, तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगले 2-3 दिन साइडवेज हो जाती है और फिर हल्की हल्की नीचे आने लग जाती है। तो वो अपॉर्चुनिटी उसमें जंप करके लेने में लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। हर दिन मार्केट है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप जैसे आपने सवाल किया था कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ ऐसे डेज जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे मान लो सीज फायर वाला न्यूज़ आ गई या वार की न्यूज़ आ गई, स्ट्राइक हुई, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अवॉइड कर सकते हो, तो अवॉइड भी कर सकते हो। राइट। आप मुझे बताओ, जैसे अभी आपने मेरे लिए समराइज करो आप कि इन एन अनसर्टन सिचुएशन, वेदर इट इज़ वॉर, वेदर इट्स कोविड, वेदर इट्स एनीथिंग, 3 things that one should take care while entering and while exiting the market. एंट्रिंग करना है तो आपके एक सेट रूल्स होने चाहिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मेरे 3-4 कम से कम वाले रूल हैं कि वो मुझे देखने ही देखने हैं। अब अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो लगने से नहीं होता, उसमें एक ये देखना है कि पीसीआर पॉजिटिव है कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, वीवैप के ऊपर है या वीवैप के नीचे है। अगर वीवैप के ऊपर है, पीसीआर पॉजिटिव है। 3rd, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जो सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग है, ऑटो है, ऑयल एंड गैस हैं, ये ओवरऑल कैसे हैं। अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में है तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ और मुझे 70% तक एक्यूरेसी मिलती है। अगर मान लीजिए मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो ये तीनों रिवर्स होनी चाहिए, यानी कि पुट कॉल रेशियो पीसीआर लेस देन 1 होना चाहिए। 2nd, वीवैप के नीचे प्राइस होनी चाहिए। 3rd, ये जो सेक्टर्स हैं ये थोड़े नेगेटिव बायस्ड होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा ओपनिंग में मैं ट्रेड नहीं लेता, 10:30 के बाद, क्योंकि डेटा बनेंगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये तो हो गया मेरा एंट्री का क्राइटेरिया। ठीक है। इवन इन अनसर्टेन कभी भी यस, दिस इज अ फ्लैट, क्योंकि और नॉर्मली ट्रेडिंग आपको 10:30 के बाद ही करनी है, क्योंकि डेटा बनेगा तभी आप उसको एनालाइज कर पाओगे। तो ये तो मेरा एंट्री फिक्स सिंपल 3 रूल्स हो गए। ठीक है। अब एग्जिट में 2-3 पैरामीटर देखना होता है। एग्जिट में मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया और डेटा चेंज होने लग गया, यानी वीवैप के ऊपर लिया बट तीनों पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर मुझे दिखा या चेंज हो रहा है, पीसीआर चेंज हो गया या वीवैप के नीचे चल रही है, तो फिर मैं वहाँ पे फटाक से निकल जाता हूँ। अच्छा। दूसरा, मैंने ट्रेड लिया और 1-1.5 घंटे तक कुछ हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन बायर के लिए तो टाइम वैल्यू बड़ा डेंजरस होता है। तो अगर कोई भी ट्रेड लेने के बाद 1 घंटे तक अगर कुछ भी नहीं हुआ और उसमें लॉस हो रहा है, तो 1 घंटे का होल्डिंग पीरियड होता है ऑप्शन में, इंट्राडे में, फिर मैं वहाँ से अपना एग्जिट कर जाता हूँ। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे। तीसरा, अगर अचानक से कुछ हो गया और स्टॉप लॉस ऑलवेज लेके चलना होता है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं। तो ये 3 एग्जिट के रूल फॉलो करते हैं। और अगर प्रॉफिट में चली गई, ये तो हो गया लॉस केस में, अगर मान लीजिए प्रॉफिट में चली गई तो 1:1 पे हम जनरली 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस फॉलो करके पोजीशंस को राइड करते हैं। तो मतलब जितना भी उस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा हो या जो भी हो रहा हो, वेट ना करो कि और मतलब कम से कम 1:1 पे 1:1 पे आप आधी तो निकल जाओ, बाकी आधी जो आपकी है वो आप ब्रेक इवन प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हो। अच्छा, एक ट्रेडर, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक ट्रेडर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है जो डरा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है ऐसी कुछ ट्रेड्स हुई हो जिसमें उसने पैसा गंवाया हो, समझ नहीं आ रहा, अनसर्टन टाइम है, तो आप उसके लिए वन मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाउ शुड ही लुक एट दीज टाइम्स, और अभी जो आने वाला समय है उसमें क्या करे? क्योंकि अभी भी इट्स नॉट दैट के थिंग्स आर रिटर्निंग टू नॉर्मल, कुछ लग नहीं रहा है ऐसा अभी। ट्रेडिंग में तो डर होता है, क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग आपको ऑलवेज होती है, बट उससे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कई लोगों को लॉस हो जाता है तो उनको लॉस रिकवरी के लिए वो क्वांटिटी डबल कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग आप मत करो। डर लग रहा है तो ठीक है, थोड़े दिन जब ये अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आप करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो कैपिटल है वो बची होनी चाहिए। अगर आपने फियर फैक्टर को देखते हुए एग्रेसिव ट्रेड कर लिया और आपकी कैपिटल मान लो ख़त्म हो गई,
तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, प्लेइंग फील्ड ही खत्म है फिर। प्लेइंग फील्ड खत्म है। तो इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि मुझे कैपिटल को बचा के रखना है, और कैपिटल बची रही, और लर्निंग इंपॉर्टेंट है उस पीरियड में। जब फियर फैक्टर है तो आप लर्न करो ना, आप धीरे धीरे सीखो समझो, और जब थोड़ा सब कुछ सही हो तो छोटी क्वांटिटी से, एक लॉट से, जितना मिनिमम क्वांटिटी से आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। फियर फैक्टर आपका कम होने लगेगा, 1-2 ट्रेड सही हो जाएंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा अब मैं ठीक जा रहा हूँ, फिर आप इंक्रीज कर सकते हो। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट से 3-4 लर्निंग्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे लगता है जो ये देख लेगा वो किसी भी अनसर्टन टाइम में अब ट्रेडिंग कर सकता है। नहीं, एक ये मिथ हटाना होगा कि ऑप्शन से लॉस ही लॉस होता होता है। है। ऑप्शन से लॉस नहीं होता है, बट ऑप्शन से प्रॉफिट हो सकता है। आपको लर्निंग, डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपने ही समराइज कर दी मेरी क्लोजिंग कि ये बहुत क्लियरली सर ने बोला है कि क्यों समझ नहीं आ रहा 90% लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से पैसा 100% बन सकता है, बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक 2-3 जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई कि एक तो अपना कैपिटल को हमेशा ध्यान में रखो, उसको वाइप आउट ना होने दो, वरना प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। दूसरी जो इन्होंने 2 इंडिकेटर्स बताए जो आपके सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, आप अगर इन इंडिकेटर्स को ही देख के चलोगे तो मुझे लगता है कि आप पैसा बना सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आई थिंक फियर ऑफ अनसर्टनिटी अपने थोड़े आपके दिमाग से निकलेगी। व्हाट आई वुड से इज़ कि आप अगर ट्रेडर हो या आप किसी को जानते हो कम्युनिटी में, प्लीज़ डू शेयर दिस एपिसोड विद देम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक टिप्स हैं फ्रॉम समवन जो 20-25 साल से कर रहे हैं। एंड वो 20-25 साल से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉलेज आप जितनी जल्दी यूज़ करोगे आप उसका फ़ायदा ही उठा सकते हो। आपको वो पूरा ड्राइंग बोर्ड शुरू से नहीं बनाना है। तो शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। लाइक कीजिए प्लीज़ इस पॉडकास्ट को, ताकि ये पॉडकास्ट के थोड़े व्यूज़ बढ़ें और लोगों को इसके बारे में पता चले। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, वरना हम ऐसे गेस्ट्स और ऐसी नॉलेज आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। डू राइट इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, ये स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करेंगे। किसी ने अगर आप करके लिखते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो वी कैन टेल सर, एंड एक टेस्टिमनी भी बनती है कि हाँ ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। एंड आई विल शेयर दोज कमेंट्स ऑन माई इंस्टाग्राम टैगिंग यू, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये सच्ची में काम करा है और हमने सिर्फ कुछ ऐसी हवा में बातें नहीं की हैं जैसे बहुत दूसरे पॉडकास्ट पे होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।